जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके लिए जीके स्पेशल क्लास चल रही है, तो उसकी क्लास नंबर आपके लिए रहने वाली है यहाँ पे 7। कौन से नंबर की? 7 नंबर की क्लास आपकी रहने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम एक्सप्लेन के साथ में चलेंगे बढ़ते हुए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए चलेंगे और एक्सप्लेन भी साथ में करते हुए चलेंगे। जो भाई हमारे साथ जुड़ा है और जिसका सपना है इस बार टीम में सिलेक्शन लेने का, इस बार फौज की वर्दी पहनने का, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े हो तो बिल्कुल आपका सपना पूरा होगा। जो क्लास आपको दी जा रही है उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस में लाना है, बस यहीं से आपको सिलेक्शन होना तय है। उसके बाद रनिंग की भी आपकी अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी, आशा है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहे होगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिना किसी देरी के हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। डोमिंगो पायस किस साम्राज्य की जानकारी देता है? ये विजयनगर साम्राज्य की जानकारी देता है। कौन सा हो गया? विजयनगर आपका साम्राज्य हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं इधर उधर के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, हर जगह ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया है और एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेना भाई। ठीक, और जो भी क्लास आपके लिए जी के स्पेशल साइंस स्पेशल चल रही है भाई, ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनको अटेंड करना है। ठीक, और यहीं से आपको देख लेना क्वेश्चन एग्जाम में, इससे बाहर कहीं भी कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नुनीज किस राज्य का यात्री था? ये विजयनगर राज्य का जो है यात्री था। कृष्ण देव राय ने किस वंश को पराजित किया था? इसने जो है गजपति वंश को जो है वो पराजित किया था। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? अकबर की जो धार्मिक नीति के बारे में पता करें तो उनकी धार्मिक नीति थी सुलह एवं कुल। क्या हो जाएगा? सुलह एवं कुल की नीति थी। तो अकबर के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उनके बचपन का नाम क्या था? जलाल। जलाल, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इनका जो है जन्म हो जाता है पंजाब के कलानौर में। कहा जाता है पंजाब के कालानौर में हो जाता है। इनके शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ़। शिक्षक जो थे उसका नाम था अब्दुल लतीफ़। लतीफ़ क्या हो जाएगा? अब्दुल लतीफ़ हो जाएगा, ये याद करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इनके लिए ये है कि 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का होता है द्वितीय युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, दूसरा जो युद्ध हुआ था द्वितीय युद्ध पानीपत का, ठीक है, उसमें जो है अकबर भाग लेते हैं और हेमू। ठीक है, अगर पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर, डेट याद कर लेना, एक्यूरेट लिखवा देता हूँ, और 1556। ठीक है, 1556 ईस्वी ये हुआ था दूसरा युद्ध, याद रखना है आपको। और किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? हेमू क्या है, हेमू उसमें हार जाता है, हेमू जो है पराजित हो जाता है और इसमें अकबर जीत जाता है। अकबर को जो है दिल्ली व आगरा का शासक जो है घोषित किया जाता है। मतलब जीत के उपलक्ष्य में जो है अकबर को क्या जाता है? दिल्ली व आगरा का शासक घोषित किया गया था जीत के उपलक्ष्य में। तो इतना याद रखना है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी है। अकबर ने जो है गुजरात में विजयनगर की स्मृति और फतेहपुर में जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा पूछा जाए किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाजे की बात करें तो अकबर ने बनवाया था। उसके बाद इसने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी, मैं आपको बात कर रहा था। गुजरात में विजय की स्मृति, गुजरात में क्या बना था? विजय की स्मृति, विजय की स्मृति भी इन्होंने बनवाई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में हो गया आपका बुलंद दरवाज़ा, ये दो इम्पोर्टेंट है। और एक हो रहा है, अकबर ने जो है धार्मिक विषयों पर जो है वाद विवाद के लिए 1575 में एक इबादत खाना की स्थापना भी की थी। 1575 में, 1575 में क्या था? इबादत खाना, इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना, इसकी स्थापना कब की थी उन्होंने? 1575। ठीक है, ये भी आपको नोट रखना है। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन काफ़ी है और बाकी आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये झरोका दर्शन की परंपरा किससे जुड़ी है? ये अकबर से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? ये अकबर से जुड़ी है। जबती बंदोबस्त किससे संबंधित हो जाएगा? ये टोडरमल से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? टोडरमल से। मीर बख्शी का कार्य, मीर बख्शी का कार्य ये क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग प्रमुख थे। मीर बख्शी कौन थे? ये सैन्य विभाग प्रमुख थे। ठीक है। एकता प्रणाली किससे संबंधित है? एकता प्रणाली संबंधित है राजस्व प्रशासन के, राजस्व जो प्रशासन है उससे संबंधित हो जाएगी आपकी। इक़्तिदार का मुख्य कार्य क्या होता है? इक़्तिदार का काम क्या होता है? इक़्तिदार जो होते हैं वो क्या काम करते थे? पहले राजस्व वसूली करते थे और प्रशासन की देखभाल करते थे। मतलब राज्य में जो भी कर्ज वगैरह जो भी होता है उसको इकट्ठा करना, वो सारा काम होता था। वसूली करना बोलते हैं ना, वो सारा काम होता था इनका, इक़्तिदार का। दीवान ए रियासत किसके समय महत्वपूर्ण था? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये भी आपको याद रखना है। और खिलजी वंश के बारे में पूछा जाए थोड़ा सा आपसे तो आप क्या बता रहे होगे? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करी तो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। जो अलाउद्दीन खिलजी था इन्होंने अपने ही चाचा की जो है हत्या कर दी थी। इनके चाचा कौन थे? जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, वहाँ से निकल के आया फिर अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा बनवाया था। एक और बताना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था इन्होंने, ये नोट करना है। उसके बाद फिर इन्होंने जो है सीरी का किला बनवाया था। क्या बनवाया? सीरी का किला। सीरी का किला बनवाया था इन्होंने, ये भी नोट करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीरी का किला। और 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था उन्होंने, ये भी याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। सिकंदर द्वितीय, ये हो जाएगा इसके बारे में। चलिए, उसके बाद और भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हम बात करें। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आर्थिक सुधारों पे और बाज़ार नियंत्रण पर बहुत ध्यान दिया था। इन्होंने जो है एक नीति बनाई थी और सैनिकों को नगद वेतन देने का इन्होंने जो है वो भी एक नीति चलाई थी। इन्होंने भी सैनिकों को जो है नगद वेतन दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और चलिए इतना ही काफ़ी है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और भी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं दीन ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सेना विभाग से हो जाएगा। बलबन ने किस सिद्धांत पर बल दिया? बलबन के बारे में अगर बात आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ, और भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, बट फ़र्क ये आपको इस चीज़ का रखना है, जो आपको चीज़ें कराई जा रही है बस उस पर आप थोड़ा ध्यान दे के और अपनी तैयारी को इस मजबूत बना के रखें बस। तो भाई बलबन ने किस सिद्धांत पर? दैवी राज पर ध्यान दिया था। ट्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। ट्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। कब होता है? 1191 में होता। ट्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ये आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ट्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आप एकदम बता तो दोगे कि हाँ ये कब हुआ था? 1192 में हुआ था, और पहला हुआ था 1191 में। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करने वाले हैं शेर शाह सूरी का मकबरा हो जाएगा आपका सासाराम के अंदर। कहाँ है? सासाराम के अंदर हो जाएगा शेर शाह सूरी का मकबरा। तो उसके बाद और भी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कराना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, सबसे नंबर 1 चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले के टाइम पे हुआ करती थी। अब अगर आपसे उनसे पूछा जाए, जैसे दीवान किसको कहा जाता था? दीवान होते थे प्रांतीय राजसभा का जो प्रधान होता था। कोतवाल किसको कहते थे? कोतवाल होता था जो नगर का प्रधान होता था, उसको कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद इसमें सिकदार किसको कहा जाता था? सिकदार होता था प्रमुख अधिकारी। ठीक है, किसका होता था? सिकदार होता था प्रमुख अधिकारी। ये चीज़ें मैं आपको करानी चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शिवाजी की युद्ध पद्धति क्या थी? गनिमी कावा। क्या थी? गनिमी
काबा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेशवाओं की राजधानी क्या थी? पूना। पेशवाओं की राजधानी क्या थी? पूना। गुरु गोविंद सिंह के बाद किसे गुरु माना जाता है? गुरु गोविंद साहिब को ही जो है वो गुरु माना जाता है। मनसबदारी में जत क्या दर्शाता है? ये पद की श्रेणी दर्शाता है। जैसे पद होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये श्रेणियाँ सबकी बताता है। मनसबदारी में सवार क्या दर्शाता है? ये घुड़सवारों की संख्या, जो घुड़सवार होते हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी फारसी। ये भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है भाई, कौन सी लैंग्वेज। और जहाँ मुगल की बात आती है तो यहाँ थोड़ा सा हम बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। तो भारत में जो है मुगल सत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? बाबर। बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की जो है वो नींव रखी थी। और वास्तविक संस्थापन के बाद ये तो माना जाता है मुगल सत्ता का संस्थापक। और वास्तविक अगर आपसे पूछा जाए तो जहीरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा क्या है? यूरो। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? हर 4 साल बाद जो है आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ओलंपिक खेलों के बारे में ये डिटेल से मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। सारी की सारी डिटेल से वीडियो में लेके आया हूँ। स्पेशल स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आपको करा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो इस पर एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें मैं आपको पहले ही करा दी है। ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबरता को कहा जाता है। एशियाई खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? एशियाई की बात करें या ओलंपिक की बात करें या पैरा ओलंपिक की बात करें, हर 4 साल बाद जो है आयोजित किए जाते हैं, 4 साल के बाद। ये आपको याद रखना है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है? ये 6 गेंद होती है एक ओवर की बात करें, ठीक है। और क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। क्या होती है? 22 गज होती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिकेट विश्व कप 1983 किस देश ने जीता था? 1983 की बात कर रहे हैं क्रिकेट का, किसने जीता था? यह भारत ने जीता था। ये आपको याद रखना है, किसने जीता था? भारत ने जीता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार T20 विश्व कप जब जीता था तो ये 2007 में जीता था। शतरंज में विश्वनाथ आनंद किस देश से है? ये भारत के है। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, फुटबॉल का विश्व कप जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ये ज्यूरिख के अंदर है। फीफा का पूछा जाए तो ये ज्यूरिख के अंदर हो जाएगा आपका राइट आंसर। जब बात खेलों की चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जो है वो नोट कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे ओलंपिक दिवस के बारे में हम देख लेते हैं। ओलंपिक दिवस कब बनाता है? ठीक है, ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब स्पोर्ट्स की हम बात कर रही है। तो पहला ओलंपिक दिवस कब बनाया गया था ये पूछा जा सकता है। तो 23 जून 1948 को, 23 जून 1948 को मनाया गया था। 23 जून 1948 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। थीम थी इसकी, क्या थीम थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, ये थीम थी, आपको याद रखना है। उसके बाद हम कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है जिसमें हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाती है 23 जून 1994 में। इसका मुख्यालय का हो जाएगा लुसाने के अंदर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? लुसाने। क्या हो जाएगा? लुसाने हो जाएगा भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक ध्वज होता है, उसमें 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक जो ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज कितने महाद्वीपों को दर्शाता है? 6। कितने होते हैं उसमें? 6 महाद्वीप होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ओलंपिक में आपने देखा गोले होते हैं 5 ऐसे, ठीक है, ऐसे गोले बने होते हैं ना। ठीक है, उन गोलों को आपको बताना है कि उन गोलों का रंग कैसा कैसा होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे हम बात करें, नंबर 1 पे जो गोला होता है नीला। नीला किसे दर्शाता है? नीला दर्शाता है यूरोप को। किसको? यूरोप को। उसके बाद आता है फिर काला, और काला किसको दर्शाता है? काला दर्शाता है अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। लाल आता है फिर लाल, और लाल किसको दर्शाता है? ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये दर्शाता है।
उसके बाद आता है फिर पीला, पीला क्या दर्शाता है, पीला दर्शाता है एशिया को, नोट कर लेना भाई, लिखवा रहा हूँ साथ साथ में। उसके बाद आता है फिर हरा, और हरा किसको दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया को, किसको, ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है हरा भाई, ठीक। और उसके बाद ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग है, 6, और सफ़ेद रंग की जो पृष्ठभूमि है, सफ़ेद रंग है जो, उसकी जो है पृष्ठभूमि हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद और भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ओलंपिक खेलों के ऊपर टीवी, मतलब ओलंपिक खेल सबसे पहले टीवी पर कब आया, मतलब प्रसारण कब हुआ, ओलंपिक जो है टीवी पर कब हुआ, टीवी पर, तो टीवी पर कब प्रसारण हुआ था इनका, 1960 में हुआ था। और 1960 के कहाँ हुए थे खेल, ये ओलंपिक ये रोम में हुए थे, ठीक है। ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब से हुई थी, ये 1904 से हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ओलंपिक पदक, जैसे कि सबसे अधिक पदक किसके नाम है, माइकल फेल्प्स के नाम है, ठीक है। इन्होंने जो है माइकल जो फेल्प्स है, इन्होंने 28 पदक जीत रखे हैं, जिसमें हम बात करें 23 तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं, 3 ब्रोंज है इसमें, ठीक है, 3 सिल्वर 2 ब्रोंज है, ठीक है। इस तरीके से इनके जो है 28 जो है इनके नाम मेडल है, ठीक। चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स में भी देखा जाए तो, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली हमने। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, बैडमिंटन में रैकेट का, शटल का उपयोग होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम में से एक विंबलडन कहाँ खेला जाता है, ये कहाँ खेला जाता है, ये लंदन में खेला जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। उनके मतलब खिलाड़ी के जो एथलीट होते हैं उनके पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस देखा जाता है कि 3 साल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है, ठीक है। कुछ खिलाड़ी के नाम बता रहा हूँ मैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पदक जीते हैं, तो उनके मैं नाम बता रहा हूँ, साथ साथ में उनके इवेंट भी बता रहा हूँ। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा से ही है, पुरुष भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा, ठीक है, और इन्होंने जीता है रजत पदक। उसके बाद फिर यहाँ बात करें, मनु भाकर हरियाणा से है, इन्होंने जो है महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है कांस्य पदक जीता है, मनु भाकर। साबरजीत सिंह ये भी हरियाणा से है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में फिर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम जो है हॉकी, तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत जो कि हरियाणा से है, कुश्ती में जो है इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो याद रखने के फैक्ट है जो आपको याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद और भी चीज़ें हैं, देखो खिलाड़ियों से देखा जाए। चलिए उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शीतकालीन खेल, सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं शीतकालीन खेल के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इनको भी साथ साथ में आपको बता देता हूँ। शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन खेल सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कब हुए थे, 1924 में, 1924 में हो जाते हैं, कहाँ पर, ये फ्रांस के अंदर हो जाते हैं। दूसरे 1928 में हुए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरे 2022 के अंदर हुए थे बीजिंग चीन में, और 2026 के हो जाते हैं मिलान इटली के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट है कि भारत ने इसमें कब भाग लिया था, भारत ने जो है शीतकालीन ओलंपिक में भाग कब लिया था, भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में भाग कब लिया था, ओलंपिक में कब भाग लिया था भारत ने, इन्होंने लिया था, भारत में जो है भाग लिया था 1964 के अंदर, 1964 में जो है भारत ने इसमें भाग लिया था, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। कोई भाई भूलेगा नहीं। तो सारी चीज़ें मैं आपको कराते हुए चल रहा है, कोई भी आपके मन में डाउट कुछ भी है तो बिल्कुल आप बता देना। चीज़ें देखो बहुत सारी है, स्पोर्ट्स में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें करवानी होती है, बट जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैं चीज़ें फ़िलहाल आपको वो करा रहा हूँ, ठीक। और आप भी इनके जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलना, और ताकि आपको ये चीज़ें भी रिवीजन में रहेगी, जितना ज़्यादा रिवीजन में रहेगी उतना ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको देख लेते हैं।
तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल में जो हम बात करे थे हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, इस प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं ये कोचों को दिया जाता है, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अब क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। पहले नाम क्या था इसका, पहले नाम था राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है, जो कि आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। और खिलाड़ियों की संख्याओं के बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि खिलाड़ियों की संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस खिलाड़ियों में किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इनकी ट्रिक भी मैंने आपको करा रखी है, ट्रिक के माध्यम से मैंने चीज़ें आपको करा रखी है, पर फिर भी जो भाई ने नहीं लिखी है तो फिर से एक बार फिर करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, सारे नोट कर लेना। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पे सबसे स्टार्ट से चलती है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से मैं स्टार्ट करता हूँ। बैडमिंटन में जो कितने होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 होता है। उसके बाद होता है फिर गोल्फ, ठीक है। तो गोल्फ में तो आता नहीं है, वैसे कई व्यक्ति इसमें एक साथ जो है खेल सकते हैं। पोलो के बारे में आता है, पोलो में कितनी खिलाड़ी होती है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4, ठीक है। अगर आपसे पोलो के बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओगे, 4। अगर आपसे यहाँ पे वाटर पोलो पूछा जाए, वाटर पोलो, अगर वाटर पोलो का बात की जाए तो वाटर पोलो में होती है 7, ये भी आपको नोट करना है, कितने होती है वाटर पोलो में होती है 7, ठीक। उसके बाद आता है फिर आपका जो पूछा जाता है ज़्यादातर खो खो, खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। खो खो की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा भाई। बेसबॉल में कितने होते हैं, बेसबॉल में अगर पूछा जाए बेसबॉल तो कुछ कंबाइन है जो याद रखने हैं आपको, बेसबॉल में भी 9 होते हैं, ठीक है। बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में भी 9 होते हैं आपके, ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद आपको रखना है क्रिकेट, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11, क्रिकेट में 11 होते हैं। उसके बाद क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में बॉल आ गई इसमें भी, और जिसमें बॉल आ गई तो उन सभी में जो है आपके जो हो जाएगा, फुटबॉल में भी आपके 11 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 11 जो है हॉकी की आ गई, क्रिकेट आ गया, की हो गया, बॉल हो गया, ये सारी इसमें भी 11 हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। टेबल टेनिस में 1 या 2 हो जाता है। नेट बॉल में 7 होते हैं, ये आपको याद रखना है। कबड्डी में भी 7 होती है और वाटर पोलो में भी 7 होती है। ये चीज़ें कुछ है जो आपको कंबाइन याद रखनी है। नेट बॉल 7, वाटर पोलो 7, उसके बाद फिर आपका जो है नेट बॉल तो हो गया, वाटर पोलो हो गया 7, उसके बाद फिर आपका 7 जो है कबड्डी के अंदर भी 7 होते हैं खिलाड़ी, ठीक है। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। उसके बाद आता है फिर आपका रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल आता है फिर आपका रग्बी फुटबॉल में होते हैं खिलाड़ियों की संख्या 15, कितने खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, वॉलीबॉल में होती है 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5, फुटसल में भी 5 होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो लगभग हम सारे खिलाड़ियों की संख्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्त, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं बचा होगा। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है फिनिश। तो दोस्त कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी फ़ायदेमंद क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।